Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. कक्षा 9 में जो 5वां चैप्टर है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। क्या है लैंग्वेज देखिए, यूक्लिड की ज्यामिति है ना, यानी यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने ज्यामिति दी, उसको ये यहाँ पर हमको परिचय करा रहे हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि ज्यामिति क्या है। ज्यामिति को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये आता है ज्या प्लस मिति, ज्या धन मिति। ज्या यानी भूमि और मिति यानी उसको नापना। तो भूमि को नापना जिस गणित की जिस शाखा के अंदर होता है उसको हम ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, ये जो ज्यामिति है ये यूक्लिड ने भले ही दी हो, हम यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज्यामिति हमने बहुत सारे देशों में बहुत जगह पे देखी। जैसे मिस्र में भी हमको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं कि वहाँ पर ज्यामिति बहुत अच्छे तरीके से सब लोग जानते थे। मिस्र में ले लो आप, बेबीलोन में ले लो, चाइना में, भारत, यूनान, इनकास, यहाँ पर उनकी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो उन्होंने काम कर रखा है, उससे साफ पता पड़ता है कि उनको ज्यामिति अच्छे तरीके से आती थी। ठीक है, अब ज्यामिति कहाँ से आई? हम ये कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमको आवश्यकता होती है तो हम उस चीज़ का आविष्कार करते हैं। हमारी सभी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं, आपको ध्यान हो तो वो सब नदी घाटी सभ्यताएं बोलते हैं उनको, तो वो सब नदी के किनारों पर बसती थी। तो क्या होता था कि जैसे ही पानी ज़्यादा आया नदी में तो वो बाढ़ का रूप ले लेगा, यानी उसका जो एरिया है, नदी जिस जगह में बह रही है, बाढ़ आने पर वो और आगे की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। उस समय क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी खेत हैं, खलिहान हैं, लोग तो बच के दूर किनारे से दूर की तरफ भागते हैं और उनके सारे जो खेत वगैरह हैं वो वाश आउट हो जाते थे बाढ़ में। फिर जब वापस वो बाढ़ का टाइम ख़त्म हुआ तो आपको ध्यान है, जैसे ही बाढ़ खत्म, कहते हैं कि जिस साल बाढ़ आती है उसके आगे आने वाले 10 साल बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो वहाँ पे क्या उपजाऊ ज़मीन हो जाती है, वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन से खेती अच्छी होती है और सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो ये वाली ज़मीन इतनी उपजाऊ है, उसको छोड़ के थोड़ी रखेंगे, वापस अब यहाँ पे आएंगे और अपना खेत लेके वापस से खेती शुरू करेंगे। तो किसका कितना खेत था ये उनको हर बार नापना पड़ता था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ज़मीन को नापना शुरू किया ताकि वो डिवाइड कर सकें और जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी झगड़े हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। इसके बाद में क्या था कि जैसे वो उन्होंने खेती की तो खेती के बाद में उनको उस अन्न को भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। भाई स्टोरेज तो चाहिए ना हमको, तो स्टोर करने के लिए किस तरीके का बनाए, कितना बड़ा बनाए, वो जो भंडार गृह है वो किस आकृति का हो, बारिश से अन्न को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उन सब के लिए उनको ज्यामिति चाहिए होती थी। फिर मतलब वो जो भी चीज़ करते थे वो सब ज्यामिति के अंदर आता है। उसके बाद में ऐसा है कि कुछ गांव ऐसे थे जो नदी से थोड़े से दूर बसे हुए थे, तो वहाँ से नदी से वहाँ तक पानी लेके जाना है। पानी कैसे लेके जाएंगे? नहर के माध्यम से। तो नहर भी बनानी होगी, तो यहाँ से इस गांव तक नहर बनानी है, तो इसका कितना वॉल्यूम, कितना डीप रखना है, कितनी लेंथ है, कहाँ से जाएगी, वो सब चीज़ें भी हमको भूमि को नापने से ही समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने भूमि को नापना, जोखना, आयतन निकालना, लंबाई देखना, ये सब शुरू किया। ये सब हमको ज्यामिति के अंदर पढ़ाया जाता है। देखिए, बस इतना ही नहीं है, अगर आप इन सभ्यताओं को देखें तो जैसे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं जो हमारे भारत में, एशिया के साउथ में, ये सब पहले ये भारत पाकिस्तान नहीं था, ये भारत पूरा भारत यानी एशिया का दक्षिणी हिस्सा, ये सब भारत में आता था। तो यहाँ पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी नदी घाटी सभ्यताएं मिली। हड़प्पा में क्या था, बहुत अच्छे से उनको जो डिज़ाइन किया हुआ था उस एरिया को, उस गांव को, शहर को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था कि जो सारी सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे गुलाबी शहर जयपुर में है और
और उस समय भी उन्होंने जो पानी की निकासी की व्यवस्था होती है, यानी नाली, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, नालियाँ जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलती थी, यानी उन्होंने डीप किया होगा, फिर उसको ऊपर से कवर किया होगा, तभी तो नालियाँ जो है वो अंडरग्राउंड हैं। तो इस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से उस समय मकान बनाए गए थे। मकान बनाने से याद आया कि वहाँ पर जो मकान बनाने के लिए ईंटें थी वो भी 4:2:1 की रेशो में थी, यानी 4 उनकी लंबाई है, 2 चौड़ाई है और 1 ऊंचाई है। इस तरीके से वो ईंटें यूज़ करते थे, वो भी पक्की वाली। पक्की का मतलब उनके पास कोई सांचा होगा जिसमें उन्होंने उस ईंट को तैयार किया होगा, फिर उसको भट्टी में पकाया और फिर मकान बनाने में यूज़ किया। तो सोचिए वो कितने हाईटेक थे। अगर आज की भाषा में बोलें तो उस समय भी इतने ज़्यादा हाईटेक थे। ये सब चीज़ें हमको सबूत देती हैं कि ज्यामिति जो है वो उस समय बहुत हाई लेवल पे थी। इन नदी घाटी सभ्यताओं से भी पहले हमारा वैदिक युग था। वैदिक युग यानी जहाँ पर हमने वेदों की रचना की और वेदों को पढ़ा। इस वैदिक युग में भी ज्यामिति बहुत बहुत ऊंचे लेवल पर समझी जाती थी। आपको ध्यान हो तो जितने भी हवन कुंड होते हैं या वेदियाँ होती हैं वो चतुर्भुज होती हैं, वृत्ताकार आकार की होती हैं या ऊंची बनी हुई होती हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें बिना ज्यामिति के संभव नहीं हैं। शुल्ब सूत्र है, उसमें इन सब आकारों को किस तरीके से निर्माण करना है वो सारे सूत्र उसमें लिखे हुए हैं। शुल्ब सूत्र। और अगर आप श्री यंत्र देखें तो ये तो सच में गजब ही है। श्री यंत्र हमारे घर पे भी है। इसमें क्या है, 9 समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज 9 हैं, वो आपस में उनको ऐसे बनाया गया है कि उनके अंदर वापस 43 और त्रिभुज बनते हैं। तो वो अपने आप में ही नायाब चीज़ है जो हमको ज्यामिति में उस समय में देखने को मिलती है। यह ज्यामिति इतने सालों से चली आ रही है, कंटिन्यू है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई एक लिखित किताब नहीं थी। मतलब जैसे जो गुरु ने सीखा वो अपने शिष्य को सिखाया, वो उस शिष्य ने 5 और लोगों को सिखाया। बस इस तरीके से किसी ने बना हुआ देखा, बनाते हुए देखा, उसको देखकर दूसरा जाना सीखा। इस तरीके से चलता आ रहा था। एक यूनानी गणितज्ञ हैं थेल्स, 640 से 546 ईसा पूर्व थे। उन्होंने गणित का पहला रिटन प्रूफ दिया, उपपत्ति बोलते हैं जिसमें। तो कथन ये था कि जो व्यास है वो वृत्त को 2 हिस्सों में बांटता है। व्यास वृत्त के 2 बराबर हिस्से करता है, वो जो रेखा है वो व्यास कहलाती है। इस तरीके से इसका इन्होंने प्रूफ दिया था। थेल्स ने और भी कई बातें बताई। उनकी मैथमेटिशियन की टीम थी, तो उसमें पाइथागोरस, मतलब थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस, और उनके और कोई फ्रेंड्स थे। तो वो सब जो भी गणित में चीज़ याद करते थे या नोट करते थे, उन सबको वो पाइथागोरस के अंदर बताते थे। ठीक है, पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो थेल्स के शिष्य थे, लेकिन अभी तक भी ज्यामिति अस्तित्व में नहीं आई थी। आखिर में मिस्र के एक गणित के अध्यापक थे यूक्लिड, लगभग 300 ईसा पूर्व। उन्होंने जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी ज्यामिति के बारे में कथन कहे गए थे, उन सबको एकत्रित किया और उनको एक ग्रंथ में लिखा। उस ग्रंथ का नाम है एलिमेंट। इसमें 13 अध्याय हैं। हर अध्याय को पुस्तिका नाम दिया गया है और इसमें इनकी सारी बातें संग्रहित की हुई हैं। यूक्लिड ने ज्यामिति को समझाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने कहा कि ठोस क्या है। ठोस वह चीज़ है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, वो ठोस है। अब ठोस का, जैसे हम डस्टर ले लेते हैं, डस्टर को उन्होंने कहा कि ठोस है, ये वो चीज़ है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अब इस ठोस का हर एक हिस्सा ये पृष्ठ है, ये ठोस है,
इसका हर एक हिस्सा पृष्ठ है। ये पृष्ठ के इन्होंने कहा कि ये पृष्ठ है जिसकी मोटाई नहीं है, और ये आकाश को दो हिस्सों में बांटती है। यानी ये तल है, अगर हम इसको ऐसे रख दें तो सीधी चद्दर जैसे बन जाएगी, वो आकाश को दो हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, ये है पृष्ठ, ठोस फिर पृष्ठ। पृष्ठ का जो एंड है वो रेखा है। पृष्ठ जहाँ ख़त्म होता है उस समय हमको यहाँ पे जो मिल रहा है इसको इन्होंने रेखा कहा, और रेखा के जो अंतिम हिस्से हैं, जो छोर है, उसको इन्होंने बिंदु कहा। तो देखिए क्या आता है, ठोस। ठोस से हमने आगे डिफाइन किया पृष्ठ, पृष्ठ से रेखा, और रेखा से बिंदु। अब देखिए जो ठोस है उसकी थोड़ी मोटाई है, पृष्ठ में मोटाई नहीं है, रेखा में चौड़ाई नहीं है, और बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हर जगह हमको एक विमा कम होती हुई नज़र आती है। ये 3 विमा वाला है, इसमें 2 विमा हैं, इसमें 1 विमा है, और ये इसमें विमा है ही नहीं। बिंदु की ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो बिंदु विमा रहित है। ठीक है, यूक्लिड के पुस्तक 1 में, यानी एलिमेंट जो ग्रंथ है उसकी पुस्तक 1 में 21 परिभाषाएं दी हुई हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं। परिभाषा में उन्होंने कुछ शब्द यूज़ किए जिन शब्दों को और समझना जरूरी हो जाता है। यहाँ देखिए, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी वैसे भी हम कहते हैं कि बिंदु अणु के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, तो बिंदु के हम और भाग नहीं कर सकते हैं। जिस चीज़ के भाग नहीं किए जा सकते वो बिंदु है, इन्होंने ऐसे बोला। सेकंड है एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। मतलब रेखा वह है जिसकी चौड़ाई नहीं है। ठीक है, कहने का तरीका है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये रेखा है, इसके जो सिरे हैं, अंतिम चीज़ है, वो बिंदु हैं। बिंदु का भाग नहीं होता। एक सीधी रेखा पर सपाट रूप में बिंदु स्थित होते हैं। सपाट रूप का मतलब है कि ना एक के ऊपर एक बिंदु नहीं है, एक एक बिंदु लाइन से लगे हुए हैं, करीने से लगे हुए हैं। तो जो रेखा है उस पर बिंदु सपाट रूप से स्थित होते हैं। ठीक है, फिर एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब पृष्ठ क्या कहा था हमने कि ये जो हिस्सा है ठोस का अंतिम हिस्सा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ में लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, हमने पहले ही कहा था, ये पृष्ठ के जो किनारे हैं ये रेखाएं हैं। समतल पृष्ठ पर रेखाएं सपाट रूप में स्थित होती हैं। अभी देखो ये कह रहे हैं कि जो ये समतल पृष्ठ है ना, इस पर हम अगर रेखाएं लाइन से जमाएं, एक के ऊपर एक नहीं है, तो रेखाओं से मिलकर हम पृष्ठ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ना बम्बू ले लो, बहुत सारे बम्बू आपने लाइन में लगाए तो वो पृष्ठ बनाएंगे, या बहुत सारी पेंसिलें ले लो, उनको आपने एक सपाट बना दिया तो हमको पृष्ठ मिल गया। ठीक है, उस पृष्ठ की एक पेंसिल हमने उठाई है तो वो रेखा है, उस पेंसिल के जो आखिर के दोनों सिरे हैं वो बिंदु हैं। है तो अच्छी। ये जो इन्होंने खाली स्टेटमेंट बोले हैं, इन्हीं को ही इन्होंने परिभाषा नाम दिया। तो ये यूक्लिड की परिभाषाएं हैं। अब जब हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको इन परिभाषाओं को उसमें यूज़ करना होगा। इन्हीं परिभाषाओं से हमको यूक्लिड की ज्यामिति के प्रश्नोत्तर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिए, इनको एक बार याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में थोड़ा बहुत तो लिखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। यूक्लिड का चैप्टर कठिन नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके।